IVM। कहते हैं कि क्रिकेट के खेल का जिंदगी से बहुत गहरा मेल होता है और इसका बड़ा उदाहरण हमने देखा पिछले हफ्ते जब एक तरफ विराट कोहली के 100वें टेस्ट मैच की हम खुशी मना रहे थे। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला जीता वुमेन्स वर्ल्ड कप में, उसकी हम खुशी मना रहे थे। उसके बीच में एक दुखद खबर भी आई जहां पर शेन वॉर्न, जो दुनिया के बेहतरीन ऑल टाइम ग्रेट स्पिनर माने जाते रहे, वो हम सबके बीच नहीं रहे और इस दुनिया से उन्होंने अलविदा कह दिया। खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर आज हम शेन वॉर्न को श्रद्धांजलि देंगे, साथ ही बात श्रीलंका के खिलाफ खत्म हुए मोहाली टेस्ट मैच की भी करेंगे। आज हमारे साथ निखिल भाई हैं खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत स्वागत है निखिल भाई आपका, और साथ ही शुक्रिया। हमारे तमाम व्यूवर्स का, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अब क्योंकि निखिल भाई ऐतिहासिक लम्हा आपने भी देखा, मैं भी इत्तेफाक से मोहाली में हूँ और मैच हम सब ने देखा। उसके बाद ढेर सारा कवरेज भी हुआ इस मैच को लेकर, लेकिन शुरुआत सबसे पहले शेन वॉर्न की बात से कर लेते हैं। दुनिया के ऑल टाइम ग्रेट स्पिनर माने जाने वाले शेन वॉर्न हमारे बीच नहीं रहे। खेल नीति की तरफ से श्रद्धांजलि हम उनको देना चाहते हैं, और साथ ही निखिल भाई आपकी भी मुलाकात है शेन वॉर्न से। कैसे आप देखते हैं मैं उनका जाना एक रोल मॉडल के तौर पे, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जिस तरह से इंडियन क्रिकेट को बहुत आगे लाया। अगर रविंद्र जडेजा 175 रन बनाते हैं मोहाली में और 9 विकेट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं श्रेय शेन वॉर्न को भी जाता है, जिन्होंने रॉकस्टार ढूंढा था। मुझे याद आता है जब आईपीएल का पहला वर्ल्ड सीजन खेला गया और वहां से राजस्थान रॉयल्स न सिर्फ चैंपियन बनी, बल्कि शेन वॉर्न की अगुवाई में कई खिलाड़ी भी मिले हिंदुस्तान को। जी, पहले तो राजीव भाई बहुत ही दुखद खबर हम लोगों को जी। समझ में नहीं आ रहा था जब फोन बज रहे थे, एसएमएस आ रहे थे कि हम लोग सोच रहे थे कि शायद कोई गलत खबर ऐसी चला रहा है, जैसे अफवाह चलती है कितनी बारी होता है और लोग उसके ऊपर सोशल मीडिया पे रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन जब पता चला कि ये सच है, बहुत दुख हुआ। और मेरे लिए तो विश्व के समझ लीजिए एक महान गेंदबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी विकेट्स उन्होंने ली, विकेट से ज्यादा जिस तरीके से उनके हाथ से गेंद निकलता था, जी। अपनी कला में हमेशा वो सुधार करने को देखते थे। एक लाइन होती थी हवा में, जो ऑफ स्टंप से स्टार्ट होती थी, हवा में ही फिर वो लेग स्टंप की तरफ ड्रिफ्ट कर जाती थी राइट हैंड बैट्समैन को, और फिर टप्पा खा के फिर ऑफ स्टंप के बाहर, इतना उनके हाथ में घुमाव था। और अपने आप में एक रोल मॉडल, जो आपने कहा, एक ऐसे शख्सियत थे जो प्रेरणादायक, क्योंकि उनका पहला टेस्ट मैच इतना अच्छा नहीं गया था। 1 विकेट थी, 150 रन उन्होंने दिए थे, बट वो पता चलता है एक खिलाड़ी की मेंटल टफनेस क्या है, वो दृढ़ता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वो खेलना चाहते थे। अपनी कला में सुधार किया कि कहाँ कहाँ किस चीजों में मैं सुधार करके वापस आके विकेट चटका सकता हूँ, मैचेस जिता सकता हूँ। माइक गेटिंग वाली गेंद, एंड्रू स्ट्राउस वाली गेंद, और एक ऐसा गेंदबाज जिन्होंने विकेट निकालने का एक नया तरीका खोज के निकाला था, जब वो राउंड द विकेट आके गेंदबाजी करते थे और वो रफ में गेंद डालते थे और बैट्समैन के पीछे से बोल्ड करने लगे, तो बैट्समैन घबराते थे कि स्वीप करें, किस तरीके से खेले, क्योंकि एक जो रणनीति थी, उसको बैट्समैन मजबूर हुए थे कि इनको अब किस तरीके से काउंटर अटैक करें। तो इतना वो गहरी सोच रहती थी, और अच्छे कप्तान थे मेरे लिए। वो उस दौर में थे जहां पे ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए ऑलरेडी एक सेटल कैप्टन थे, बट वो क्रिकेट की बारीकियां बहुत अच्छे से समझते थे। लेकिन बहुत दुख कि 52 साल की उम्र में एक ऐसा शख्स चला जाए, बहुत दुख हुआ। निखिल भाई, और खास तौर से उनका जो बिंदास अंदाज था जीने का, वो भी हमेशा से सुर्खियों में रहता था। खास तौर से जिस तरह से उनके मैनेजर का एक बयान आया कि वेट कम करने के चक्कर में 14 दिन से कुछ खा नहीं रहे थे, यानी लिक्विड डाइट पे थे, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया। ये इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि ठीक है आपको फिट रहना बहुत जरूरी है, बट स्ट्रीम में जाना, जैसे कि वो अपनी गेंदबाजी में स्ट्रीम पे जाते थे, किसी भी बल्लेबाज को आउट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स अपनाना, कुछ एक्सपेरिमेंट्स जिस तरह के वो क्रिकेट के मैदान के अंदर करते थे, मैदान के बाहर भी वो एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा करते थे अपनी लाइफ को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। कैसे आप देखते हैं ये इस तरह का ये खतरनाक एक तरह से कहा जाए जो रास्ता इन दिनों लोग वेट वेट लूज करने के लिए अपना रहे हैं? जी, मैंने भी यही सुना था कि वजन घटाने के लिए कोई किसी स्पेशल किस्म की 14 दिन की वो एक लिक्विड डाइट पे थे। बट जी। ये सब चीजें ना, डाइट पे जाना, राजीव भाई, आप किस तरीके से क्या खाना खाना है, ये सिर्फ मैं सबसे विनती करता हूँ कि बगैर डॉक्टर की सलाह आप जी।
ये सब बिल्कुल ना करें। और देखिए, आदमी अंदर से सुंदर होना चाहिए, बाहर शरीर से जैसे मर्जी लगे, आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। आप मेहनत कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं। योगा एक ऐसे, भारत में तो योगा एक ऐसे क्रिया है जो आप कर सकते हैं, और जैसे जैसे उम्र होती है वो कुछ शरीर में बदलाव आते हैं। बट ये जी जितने भी नए टेक्निक्स आ गए हैं, फिटनेस के हो गए या ये डाइट के हो गए, मेरा बड़ा मानना है कि राजू भाई कि आप बगैर डॉक्टर की सलाह ये सब ना करें। क्योंकि जी अब किस तरीके से हर आदमी की शरीर को क्या रिएक्ट करता है, और वो किसी और देश में थे, वो और एक जो संकट की बात थी कि वो किसी और जी देश में थे, और जब ये सब चीजें ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हर देश का एक मौसम भी बदल जाता है। जब आप डॉक्टर से पूछते हैं, किसी जगह जब इतनी ज्यादा उमस होती है, ह्यूमिडिटी होती है, पसीना और आ रहा होता है कि आपको डिहाइड्रेशन का डर होता है, किस तरीके बिल्कुल। से किसका शरीर रिएक्ट करे। तो बहुत जरूरी है कि ये छोटी छोटी चीजें फर्क डालती हैं। एक जीवन है गुरु, उसको पूरी तरीके से एंजॉय करो। किस तरीके से क्या शरीर लगता है, मेरे लिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी दिल से सुंदर होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि शेन वॉर्न भी दिल से बहुत सुंदर थे, मैं कई बार उनसे मिला भी हूँ। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि वो बेबाक अंदाज में जीना पसंद करते थे, वो मुझे लगता है कि वो एक्सट्रीम रहते थे, हाँ कि जब फिट होना है तो बिल्कुल ही फिट होना है। तो उनका वो हाफ मेजर नहीं रहता था। किसी चीज में अगर सोच लिया, अपने आप को झोंक दिया, तो वो पूरी तरीके से वो कंसंट्रेशन और सब कुछ उसमें समर्पित कर देते थे। शायद वो और एक्सट्रीमिज्म की तरफ से ही वो दिक्कत रही। बिल्कुल, और इसी सोच की वजह से शायद ऑस्ट्रेलिया ने एक लंबे समय तक राज किया, वो चाहे स्टीव वॉ की कप्तानी हो या रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी हो निखिल भाई। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल शेन वॉर्न ने अदा किया, वो चाहे एशेज लगातार जीतना हो या जिस तरह से लगातार टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, फिर 99 के वर्ल्ड कप के फाइनल के स्पेल की अगर हम बात कर लें, कमाल के गेंदबाज रहे। कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे एज अ मैच विनर ऑस्ट्रेलिया के, क्या या वर्ल्ड क्रिकेट में क्या ऑल टाइम ग्रेट मैच विनर्स में शुमार किया जाएगा शेन वॉर्न को? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे लिए। और वो ऐसे देश से आते थे राजीव भाई जहां पे फास्ट बॉलर्स का बॉल बाला हमेशा रहता था। और उस एरा में वो खेले जब ग्लेन मैग्रा, कैस्परोविच, गिलेस्पी, ऐसे ऐसे दिग्गज तेज गेंदबाज उनके साथ बीच में आके विकेट निकालना। क्योंकि जी ये ऐसे गेंदबाज थे, जब उनका एक स्पेल होता था वो 5 विकेट चटकाते थे। लेकिन उनके बीच में जब इनको मौका मिलता था, इनके पास वो हाथ में कला थी कि एक स्पेल में मैच का रुख बदल सकते थे। चाहे आप जी ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, चाहे आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं, आप कहीं भी खेल रहे हैं, पता चलता था ये गेंदबाज जो है वो किस किस्म की तैयारी करता था, और अपनी कला में हमेशा सुधार करने को देखता था। और मजे की बात, हम लोग कहते थे कि जब आप इंग्लैंड में खेल रहे तब ड्यूक्स का गेंद होता था, तो उसकी हम्म उभरी हुई सीम होती थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया मूल के गेंदबाज एक स्पिनर अजय भाई, वो जो कुकुबरा का गेंद है, कुकुबरा का गेंद एक स्पिनर के लिए बड़ा मुश्किल गेंद होता है। क्योंकि जैसे जैसे गेंद पुराना होता है, उस गेंद की सिलाई जो है ना, वो लेदर में और समा जाती है, तो उसको पकड़ने में मुश्किल होती है, और ऑफ द विकेट वो पकड़ नहीं मिल पाती। लेकिन इस गेंदबाज इतनी तेज वो घुमाते थे गेंद को कि वो सिलाई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब गेंद टप्पा खाती थी पिच के ऊपर, तो तेजी से घूमती थी। तो हम्म पता चलता है मेरे लिए कि किस किस्म से उन्होंने मेहनत की। सब कहते थे उनका रनअप बहुत छोटा था, लेकिन आप उनको करीब से देखेंगे, वो जो डिलीवरी स्ट्राइड और जब जितनी वो ताकत अपने वो गेंद में लगाते थे, ऐसा लगता था कि अपने पूरे शरीर का भार जो है वो गेंद के पीछे डालते थे। इसलिए हम्म ऑफ द विकेट जो है वो कितनी तेजी से घूमता था। बैट्समैन के लिए अगर आप उनको हाथ से नहीं रीड करते तो ऑफ द विकेट रीड करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता था। बिल्कुल, और 700 विकेट है उनके नाम पे टेस्ट क्रिकेट में, जो ये दर्शाता है कितने कंसिस्टेंट थे और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को क्या कुछ उन्होंने दिया। और जब भी उन्होंने ग्रीन जर्सी पहनी, यानी कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी उन्होंने बहुत डोमिनेट किया। और खेल नीति की तरफ से एक बार फिर हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, और उनके परिवार के लिए हम सब प्रार्थना भी करेंगे। हर्ष जैन है हमारे साथ, उन्होंने भी बहुत कंडोलेंस अपने जताया है, और साथ ही और भी तमाम जो व्यूवर्स हैं शेन वॉर्न को लेके वो कंडोलेंस जता रहे हैं, और मुझे लग रहा है वो स्क्रीन पे हम लगातार चलाते भी रहेंगे। निखिल भाई, अब वापस से एक दूसरे स्पिनर की बात कर लें, वो भी लिविंग लेजेंड है इस समय, आर अश्विन की बात करें। और क्योंकि ऑफ स्पिन आपकी विधा रही है, अब कपिल पाजी से आगे वो निकल चुके हैं, और हर किसी के जहन में ये सवाल है कि 500 तो नहीं, क्या अनिल कुंबले के रिकॉर्ड तक वो पहुंच सकते हैं जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं? कैसे आप देखते हैं आर अश्विन के
अचीवमेंट को, और मोहाली मुझे लग रहा है हमेशा कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स बनवाता है। सचिन पाजी ने यहाँ 13,000 रन पूरे किए थे, फिर विराट 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब अनिल कुंबले के रिकॉर्ड के पास पहुंचने की कोशिश में है अश्विन, यानी कपिल पाजी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। ओवरऑल कैसे आप एसेस करते हैं इस टेस्ट मैच को? इस टेस्ट मैच को लेके बहुत ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ही हल्की टीम है, कोई रेलेवेंस नहीं है श्रीलंका से खेलना, बट आपको अंत में मैचेस तो खेलना ही है, टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, आपको खेलना पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। जीतना भी पड़ेगा, और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, तो आपको घर में तो अपने मुकाबले जीत रहे हैं, आपको वो पॉइंट्स मिलते हैं, आप विन परसेंटेज रहेगा, तभी आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आता हूँ, जो विपक्षी टीम है कमजोर है नहीं है, बगैर किसी का अनादर किए हुए, ये हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में क्या है, जब आपके मैचेस फिक्स किए जाते हैं, आप जाके एक देश के साथ दूसरे देश के साथ खेलते हैं, आप अपनी 11 बनाते हैं, आप अपनी योजना बनाते हैं, और आप टेस्ट मैचेस जीतने को देखते हैं, तो वही सिर्फ हमारे हाथ में है। बाकी विपक्षी टीम क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, वो हमारे हाथ में नहीं है। और आपका सवाल अश्विन के ऊपर, मैं राजीव भाई तहे दिल से उम्मीद करता हूँ कि वो अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ ले, क्योंकि अनिल कुंबले भी यही चाहेंगे कि एक और स्पिन गेंदबाज उनका ये रिकॉर्ड तोड़े। और जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन चल रहे हैं, आप उनको देखें, भारत में जिस किस्म का रिकॉर्ड अनिल कुंबले का भी था कि अगर हल्की सी भी मदद मिलती थी पिच पे, तो वो आपको पंजा खोल के मुकाबला जिताते थे। कुछ उसी तरह की एक रेपुटेशन उन्होंने भी बना ली है। और उनके करियर ग्राफ को भी देखें, बतौर ऑफ स्पिनर स्टार्ट हुए थे, और किस तरीके से अब वो अलग अलग किस्म की गेंदें डाल सकते हैं। वो कैरम गेंद, जहां पे दिमुथ करुणारत्ने बिल्कुल नहीं पढ़ पाए थे, बचे थे, काफी गेंद घूमा था, अलग किस्म से ऑफ स्पिन डालते हैं। तो इतने उनके पास अब उनके तरकश में वो जो तीर हो गए हैं, वो बैट्समैन को परेशान करता है। और मैं सच्ची में दिल से दुआ करता हूँ, कि उम्मीद करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो 500 क्या, वो 620 विकेट ले, आंकड़े हैं। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि अगर हमारा एक चैंपियन गेंदबाज एक तौर से ऐसे विकेट निकालता जाएगा, भारतीय क्रिकेट और आगे चलती जाएगी। और रविंद्र जडेजा भी, जो दूसरे छोर से वो दबाव डालते हैं, वो हंटिंग इन पेयर्स का भी बड़ा फर्क पड़ता है। हरभजन सिंह और अनिल कुंबले की एक वो खतरनाक जोड़ी होती थी, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की एक और वो खतरनाक जोड़ी है। बिल्कुल। निखिल भाई, अगर हम और भी तमाम जो हमारे व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, उनके सवाल है, उनमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि और बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के टेस्ट स्टेटस को बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा आईसीसी को। बीच में आपकी आवाज नहीं, तो मैं यही समझ सकता हूँ कि किसी का सवाल आया था राजीव भाई की वो जो थोड़ी सी कमजोर टीमें हैं, उनके टेस्ट स्टेटस के बारे में दोबारा सोचे। देखिए, आप टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो एक समय आता है, हर टीम का एक वो ट्रांजिशन फेज होता है, जहां पे प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स रिटायर करते हैं, यंगस्टर्स जो है वो आगे बढ़ते हैं, वो जिम्मेदारी उठाते हैं। बट ये काम जो है ना, अगर एक वो ट्रांजिशन फेज है, तो 10 साल पहले से एक तरीके से स्टार्ट हो जाता है, जो बहुत बढ़िया तरीके से बीसीसीआई करती है। अंडर 16 में आपके इंडिया के कैंप्स होते हैं, अंडर 19 के इंडिया के कैंप्स होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अंडर 19 का जब दौरा आने वाला हो, आप तभी वो कैंप्स लगाते हैं। वो लगातार साल में 2 या 3 बारी 25 खिलाड़ी का चयन होता है, वो एनसीए में जाके अभ्यास करते हैं। तो आप आने वाली पौध को तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी नर्सरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बदलाव है, आप अपने प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारा इतना मजबूत है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हर देश को करना होगा, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो। श्रीलंका इस समय एक वो ट्रांजिशन फेज से चल रहा है, क्योंकि आपकी अंतर्राष्ट्रीय टीम जो है, वो एक समझ लीजिए कि एक मिरर इफेक्ट है, कि किस तरीके से आपका फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर आप अपने देश में चला रहे हैं। क्योंकि वहां पे बढ़िया तरीके से वो कंपेरेटिव एक स्पिरिट रहेगा, कंपेरेटिव मुकाबले होंगे, वही चीज तैयार करता है खिलाड़ियों को। तो डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर तवज्जो देना बहुत जरूरी है, जो बीसीसीआई बहुत बड़े अंदाज में कर रहा है। तो चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और भी ढेर सारे सवाल हैं मोहाली टेस्ट मैच को लेकर। पाकिस्तान के खिलाफ पहली जीत वर्ल्ड कप में जो हमारी महिला टीम ने हासिल की, उस पर बातचीत करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होता है। If you love cricket, listen up.
the Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. खेल नीति पर एक बार फिर आपका स्वागत है। निखिल भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज। निखिल भाई, अगर हम ओवरऑल एसेस करें मोहाली टेस्ट मैच को, क्या ये टेस्ट मैच पूरी तरह से रविंद्र जडेजा के नाम रहा? 5वें ऐसे खिलाड़ी बन गए वो जिन्होंने एक मैच में शतक भी लगाया और 5 से ज्यादा विकेट लिए। राजीव, तीसरे भारतीय बन गए जिन्होंने 150 से अधिक एक ही मैच में स्कोर बनाया और 9 विकेट, और 1 विकेट दूर थे। अगर 10 विकेट हो जाती 150 से अधिक स्कोर और 10 विकेट एक मुकाबले में, तो एक सिंगल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते और पहले भारतीय, क्या पहले विश्व में ऐसे खिलाड़ी होते जिन्होंने कारनामा किया। लेकिन जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, अद्भुत खिलाड़ी। और मुझे मजे की बात यह है कि 2018 से अगर आप उनके बैटिंग के आंकड़े देखें जी, वो 60 से अधिक की उनकी औसत है। तो पता चलता है कि नीचे आके निचले क्रम के साथ बैटिंग करना, वो जिम्मेदारी के साथ वो बहुमूल्य पारियां खेलना, वो स्कोर जोड़ना, और फिर आके गेंदबाजी तो खैर वो जादूगर है ही। जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन को मौका बहुत कम रहता है, गलतियां नहीं मिलती, लूज डिलीवरीज नहीं मिलती, वो दबाव बना के रखते हैं। तो मेरे लिए तो जी हाँ, ये टेस्ट मैच बिल्कुल रविंद्र जडेजा के लिए रहा। निखिल भाई, हर्षैन ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया कि क्या इनिंग डिफीट अगर आप किसी को देते हैं तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलने चाहिए टेस्ट चैंपियनशिप में? जी बिल्कुल मिलने चाहिए हर्ष जी, बिल्कुल, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल है वो पॉइंट्स के ऊपर वो सब कुछ निर्भर होता है, आप कितने मुकाबले खेलते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कल रोहित ने बड़ा अच्छा एक डिसीजन लिया था जब उन्होंने वो फॉलो ऑन दिया था। आप चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए वो थोड़ी सी एक्साइटिंग क्रिकेट भी नजर आए, कुछ इंसेंटिव होना बहुत जरूरी रहता है। तो बड़ा अच्छा आपके ये जो सजेशन है, ये बड़ा अच्छा सजेशन है, होना चाहिए। लेकिन भाई एक और सजेशन है कि जो टेस्ट चैंपियनशिप्स हो रही है उसमें क्या 2 ग्रुप में डिवाइड कर देना चाहिए, टॉप 6 टीमें एक में रहे और बाकी टीमें नीचे, और उसके बाद सेकंड डिवीजन की लीग से आप क्वालिफाई करें टॉप 6 के लिए, उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप का असली मजा आएगा। आप सोच सकते हैं, पर आप क्योंकि आपके पास इतने सारे टेस्ट प्लेइंग नेशंस उस क्वालिटी के हैं नहीं। दूसरा है उसका एक फ्लिप साइड ये है कि अगर थोड़ी सी कमजोर टीमें हैं अपने क्रिकेट को सुधार करने को देख रही हैं, जब आप एक किसी मजबूत टीम के साथ खेलते हैं तो आपको वो अनुभव भी होता है कि हमारी कमजोरी कहाँ है, हम कहाँ कहाँ सुधार कर सकते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट बढ़ावा करने के लिए शायद आईसीसी की इसीलिए वही पहले की जब वो एक वो फिक्सचर्स बनाते हैं तो थोड़ा सा इवन आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर आईसीसी रैंकिंग में कोई भी टेस्ट टीम इतने ऊपर टॉप 4 या टॉप 3 में नहीं है, लेकिन निचले क्रम की जो टीम है वो ऊपर वाले क्रम के साथ भी खेलती रहे, एक सीख भी मिलती है। अगर आप उनको डिवाइड कर देंगे तो मुझे लगता है वो प्रमोशन रेलेगेशन वाली बात है, पर इतनी सारी टीमें नहीं है। मेरे लिए मैं मानता हूं कि ये एक बेहतर एक सीख रहती है, पता चलने के लिए कि जी हम कहाँ सुधार कर सकते हैं एक मजबूत टीम के साथ खेल के। निखिल भाई, एक और सवाल है वसंत नारायण जी का। उनका कहना है कि मयंक अग्रवाल की टेक्निक बार बार एक्सपोज हो रही है, क्यों नहीं हम अभिमन्यु ईश्वरन या प्रियंक पंचाल जैसे खिलाड़ियों को मौका देते हैं जिनकी टेक्निकली कम से कम साउंड बैट्समैन है? अब इंडियन पिचेस पे भी अगर आप स्टार्ट अच्छा मिल रहा है, कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, और ये लगातार प्रॉब्लम मयंक के साथ दक्षिण अफ्रीका में भी थी और यहाँ पर भी नजर आ रही है। कैसे आप देखते हैं ये जो सजेशंस हैं? देखिए जरूर, लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने शतक लगाया था तो आप उनको कुछ गेम देने को देखेंगे जरूर। और जहां रही बात टेक्निक में राज भाई सुधार करने के लिए, देखिए विक्रम राठौर है टीम के साथ बैटिंग कंसल्टेंट, राहुल द्रविड़ खुद है, तो वो टेक्निक में धीरे धीरे सुधार आप करेंगे। क्योंकि अगर एकदम से बहुत कुछ चेंज कर देंगे तो फिर मयंक एक वो खतरनाक जगह होती है, ना आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे, क्योंकि उस खिलाड़ी में कुछ तो कला है। जिस तरीके से उन्होंने डोमेस्टिक में रन बनाए, न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी हाल में जो पिछली होम सीरीज हुई थी उसमें उन्होंने शतक लगाया, और उससे पहले दक्षिण अफ्रीका जब भारत आई थी कुछ साल पहले, जब उन्होंने डेब्यू किया था तो एक दोहरा शतक भी था। तो कुछ तो कला है। टेक्निक एक चीज होती है, लेकिन एक हर एक शख्सियत एक खिलाड़ी के बीच में एक अपने आप में एक वो एथलीट होता है। तो आप टेक्निक में इतना ना घुस के, वो अगर आप टेक्निक में ज्यादा घुस जाएंगे तो मुझे कभी कभी डर लगता है कि एथलीट, वो एक खिलाड़ी से वो उसका जो एथलीट होना है, उसकी वो स्पोर्ट्समैन वाली बात है, वो ना छिन जाए। तो लेकिन धीरे धीरे राहुल द्रविड़ और विक्रम राठौर जरूर उनकी टेक्निक पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर दुर्भाग्य से अगर वो इसी तरीके से उनका फॉर्म चलता रहा, रन नहीं बने, तो डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी मजबूत है, आपके पीछे खिलाड़ी हैं जो रन बना के बैठे हैं, और ये चीज मयंक अग्रवाल भी जानते हैं।
निखिल भाई, जब से रोहित शर्मा कैप्टन बने, एक तो उनको ढेर सारी बधाई खेल नीति की तरफ से। एक भी मैच हारे नहीं है जब से वो फुल उनको पावर मिली है कप्तानी की, तीनों फॉर्मेट में। वनडे भी जीता है उन्होंने, T20 फॉर्मेट भी, अब टेस्ट मैच भी जीत गए हैं। एक तो उनकी कप्तानी ऐसे कितने इंप्रेस है, और दूसरा रविंद्र जडेजा में जो एक बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं। क्या एक बड़ा रीजन देख रहे हैं रोहित शर्मा का जो स्टेटमेंट था कि बहुत डिफरेंट रोल वो देना चाहते हैं रविंद्र जडेजा को, और वो चाहते हैं बैटिंग में उनसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ले। आपने देखा होगा T20 फॉर्मेट में उनको ऊपर भी बैटिंग कराई गई। ये जो कैप्टन का भरोसा देना होता है किसी खिलाड़ी का, वो कितना काम आ रहा है। रविंद्र जडेजा हो या अश्विन हो, जो इससे पहले थोड़े से ऐसा लग रहा था अपने कप्तान से बहुत ज्यादा खुश नहीं है ये खिलाड़ी। मुझे लगता है पहले जो विराट कोहली कप्तान थे, नाखुश वाली बात नहीं, लेकिन एक अलग तरीका होता है जिसको मैं मानता हूं कि वो मैन मैनेजमेंट स्किल्स है, और वो रोहित अपने आप में वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। एक तरफ एक खिलाड़ी है, कप्तान है, जो कहता है कि यार निचले क्रम को आप बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं विराट, लेकिन रोहित की सोच T20 में यह है कि 120 गेंदें हैं, अगर मेरे पास एक वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट मिल जाता है मध्य क्रम में, 7 नंबर में मेरे पास एक और ऐसा खिलाड़ी है जिसका शायद इतना यूज मैं नहीं कर पाता, तो मैं एक चांस ले लेता हूं उनको ऊपर भेजने के लिए, ताकि वो उस स्ट्राइक रेट से रन बनाते रहे, वो गेम की पेस जो है वो कम नहीं होने दे। सोच अलग है, बट वहीं पे वो कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है। रविंद्र जडेजा को लग रहा है कि मेरा कप्तान भी मेरे को सोच रहा है कि मैं मुकाबले जिता सकता हूँ, मेरे को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन मिल रहा है। और सबको प्रमोशन जब मिलती है तो हमेशा वो खुशी रहती है। और जिस तरीके से वो टीम को चला भी रहे, कल बड़े एक इंटरेस्टिंग चीज रही होगी, आप तो मैदान में खुद थे, जब मुकाबला जीतने को थे उन्होंने एक एक्सटेंडेड स्पेल भी कराया था जयंत यादव से, और पहली इनिंग में रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट चटकाई थी। हम सब सोच रहे थे ऊपर कमेंट्री बॉक्स में कि ये रविंद्र जडेजा के हाथ में गेंद दे दें तो मुकाबला जल्दी जीत जाएंगे, पर फिर हम लोगों को जहन में आया ये कप्तान की ये सोच है कि आने वाले समय के लिए आप एक और गेंदबाज को तैयार करने को देख रहे हैं। वो आप चाहते थे बतौर कप्तान की कुछ विकेट्स वो भी मिल जाए, तो वो भी एक गेंदबाज जो है वो कॉन्फिडेंट महसूस करेगा, क्योंकि अगला टेस्ट मैच जो होगा बैंगलोर में, उसमें उनकी जगह आप एक और फास्ट बॉलर खिलाने को देखेंगे, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट है। तो इस तरीके से वो हर खिलाड़ी को अपनी टीम में उतना ही तवज्जो देने को देख रहे हैं। तो मेरे लिए ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। और जिस तरीके से जब विराट अंदर मैदान में जा रहे थे, सभी खिलाड़ी खड़े थे बीच में, वो विराट को सम्मान के साथ जाने दिया, तो वो पता चलता है वो खेल भावना, एक चैंपियन खिलाड़ी दूसरे चैंपियन खिलाड़ी को किस तरीके से वो रिस्पेक्ट दे रहा है। तो मेरे लिए ये छोटी छोटी चीजें रोहित जो कर रहे हैं बड़ी मायने रखती है। बिल्कुल। और रोहित शर्मा ने कल विराट कोहली की एक पिक्चर भी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे डाली, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जेस्चर दिखाया विराट के लिए 100वें टेस्ट मैच पे। पिच को लेके भी सवाल आ रहा है। मीत सोनी एक उनका कहना है कि इंडियन पिचेस पे 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाते हैं, क्या इस पे ICC को देखना चाहिए? बट मुझे जो लगा पिच में ऐसा कुछ नहीं था, बल्लेबाज तो अप्लाई ही नहीं कर पाए अपने आप को, क्योंकि बहुत आराम से टेस्ट मैच 4 दिन या 5-6 दिन जाता। तो मतलब ऐसा नहीं था कि रैंक टर्नर था जहां पे इंडिया ने बहुत आराम से मैच जीता। अच्छी बल्लेबाजी की, डिसिप्लिन गेंदबाजी की वजह से जीते हैं, ना कि पिच की वजह से। आपका क्या टेक है इस पे निखिल भाई? देखिए, पिच खराब होती तो भारत भी 574 रन बना के डिक्लेयर नहीं करता। आपको मैं बताता हूँ, हम लोग कल बात कर रहे थे, गौतम गंभीर हमारे साथ थे, तो वही बात हो रही थी। गौतम भी यही कह रहे थे कि भैया अगर इस विकेट पे ऐसे हमारे पुराने वाले बल्लेबाजी कर रहे होते, कहते आउट नहीं होते, 30 रन बनाने के बाद आउट नहीं होते, सारा दिन खेलते रहते, क्योंकि इस पिच में घुमाव भी कम था और गति भी कम थी, उतना उछाल भी नहीं था। आप अगर चाहते तो सारा दिन बैटिंग कर सकते थे, लेकिन आप देखें किस तरीके से श्रीलंका के बैट्समैन आउट हुए हैं। मैं तो हैरान हूं कि किस तरीके से वो आउट हुए हैं। और मैं पिच को इसमें दोष नहीं दूंगा, अपनी गेंदबाजी अपनी बैटिंग कहीं ज्यादा बेहतर थी, और वही फर्क भी नजर आया। क्वालिटी भारतीय टीम और श्रीलंका टीम में जमीन आसमान का फर्क रहा। निखिल भाई, श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी ने, आपको लग रहा है थोड़ा अच्छा मौका था उनके पास स्टैब्लिश करने का, जाया किया एक अच्छी विकेट पे जहां पे आप बड़े स्कोर बना सकते थे, जैसे कि रविंद्र जडेजा ने कैश किया या ऋषभ पंत ने जिस तरह से मौका कैश किया? देखिए, ऋषभ पंत भी, रोहित शर्मा, हनुमा विहारी, श्रेयस अय्यर, सब ना ड्रेसिंग रूम में आज सवेरे उठे होंगे, कहेंगे चलो जीत गए, अच्छी सेलिब्रेशन ये रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब बैट्समैन के मन में वो मलाल होगा, यार 200 मिस हो गया है इस पिच के ऊपर, 200 मिस हो गया, क्योंकि आपने मुश्किल काम तो कर ही लिया था। कोई भी बैट्समैन जितनी अच्छी भी पिच हो, आप भी जानते हैं राजीव भाई कि जब आप 25-30 रन बना लेते हैं, आप पेस और बाउंस के आदी हो जाते हैं,
तो फिर आप कहते हैं यार अच्छी बॉल पे आउट हो जाऊं तो अलग बात है, तो आप वो श्रेय देंगे। आपके पास 3 फास्ट बॉलर खिलाए थे, 1 स्पिनर खिलाया था श्रीलंका ने, एम्बुल्दीनिया लेफ्ट आर्म स्पिनर, लहिरू कुमार वो इंजर्ड हो गए थे, लक्मल और विश्वा फर्नांडो बगैर उनका अनादर किए हुए, ना तो उनके पास गति थी, कम से कम वो एक सेशन पूरा निकाल दिया था उन्होंने, एक बारी भी बाउंसर नहीं ट्राई किया था। 125-130 किलोमीटर प्रति घंटे पे आप कर रहे हैं, बॉल पुराना होने के बाद रिवर्स नहीं करा पा रहे, वो आप में वो कला नहीं है। तो ये सब बैट्समैन सोच रहे होंगे यार ये स्टार्ट जो है ना ये हमने मिस कर दिया, क्योंकि जब दिन खराब होते हैं ना राजीव भाई, तब ये वाले इनिंग्स बड़ी याद आती है कि यार 50 पे बैटिंग कर रहा था, 200 बनाते तो आपकी वो जो रस्सी है ना मैचेस की वो थोड़ी और लंबी हो जाती, क्योंकि फिर पता चलता कि यार इसकी ना रेपुटेशन ये है कि ये जब ये स्टार्ट इनको मिलता तो एक लंबा 100 बनाने को देखते हैं। ऋषभ पंत वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी आप पहले दिन बैटिंग कर रहे हैं, 96 पे बैटिंग कर रहे हैं, जिस किस्म की उनकी बॉलिंग थी, और यहाँ मोहाली में भी पहले दिन थी, ऋषभ भी कहीं ना कहीं मनोमन सोच रहे हो यार 200 मिस हो गया। विराट भी कुछ ऐसी सोच रहे होंगे कि 100 टेस्ट मैच में 100 मिस हो गया। चलिए इस पर तो आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे किसी दिन निखिल भाई, लेकिन अभी तो मौका है एक और बड़ी जीत का, और ये बड़ी जीत मिली पाकिस्तान के खिलाफ वुमेन्स वर्ल्ड कप में। हमने बहुत बड़े अंतर से पाकिस्तान को हराया, बहुत वीक ओपोनेंट लगा पाकिस्तान। लेकिन याद देनी होगी हमारी विमेन इन ब्लू को, पहले तो जैसे हम कहते हैं ना पंजाबी में लख लख बधाइयां, जिस तरीके से मैच जीते, और एक समय पे वो मुश्किल में थी, 120 पे मेरे ख्याल में 6 आउट हो गए थे, उसके बाद वो 120 रनों की एक बड़ी साझेदारी हुई थी, और उसके चलते 244 रन जब आप बोर्ड पे लगा लेते हैं, तब हमारी भारतीय विमेन जो है ना, भारतीय नारी पड़ी सब पे भारी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अच्छे अंदाज से क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि उनका भी ग्राफ जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और बेहतर होता चला जा रहा है, जैसे उनको एक्सपोजर मिल रहा है, अनुभव हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वो खेल रही है अलग अलग जगह जाके। तो उम्मीद करता हूं अब जो अगला मुकाबला है 10 मार्च को न्यूजीलैंड के साथ राजीव भाई, वो भी वो जीते और तेजी से अब इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ती चले। बिल्कुल, और मुकाबला चाहे हिंदुस्तान में हो या न्यूजीलैंड में हो रहा हो, भारतीय स्पिनर्स की चर्चा रहती है। अब राजेश्वरी गायकवाड़ बिल्कुल रविंद्र जडेजा की तरह गेंदबाजी करती नजर आई है, लेफ्ट आर्म स्पिन 4 विकेट बड़े इंपॉर्टेंट, और झूलन गोस्वामी तो लग रहा है अभी 4-5 साल और खेलेंगी निखिल भाई। मैं उम्मीद करता हूँ, बहुत फिट है हमारी टाटा एयर इंडिया है, वो खिलाड़ी है, बहुत फिट है, बहुत मेहनत करती है, मैं उनको जानता हूं, और लगी रहती है अभ्यास करने के लिए। वो भी एक ऐसी खिलाड़ी है विमेंस क्रिकेट में राजीव भाई, जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम, अपने गांव, अपने देश का नाम रोशन किया है, वो भी एक ऐसी इंस्पिरेशनल एक कहानी है, जो बहुत से लोग झूलन को देख के वो ये क्रिकेट खेलना चाहती हैं, और आप चाहते हैं इस किस्म की कहानियां और आए। उम्मीद करता हूं कि वो ऐसी खेलती रहे, डटी रहे, मेहनत करती रहे। अब निखिल भाई क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है अपने हाथ से भी, तो फटाफट यश जुल की बात कर लेते हैं। दोहरा शतक लगाया उन्होंने दूसरी पारी में, हालांकि दिल्ली क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है बहुत शानदार डेब्यू रहा है यश जुल का, और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपना दावा पेश कर दिया। एज अ ओपनर एक तो खेल रहे हैं, एक बड़ा जुआ उन्होंने खेला, और अब बिल्कुल रणजी ट्रॉफी के सबसे उभरते सितारों में उनका नाम इस समय चल रहा है। राजीव ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जब कहते हैं ना कि भारतीय क्रिकेट टीम में जाने का जो हर खिलाड़ी का सपना रहता है, तो कौन सी सीढ़ी आप अपनाते हैं? एक तो है रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, दियोदर ट्रॉफी, आप कंसिस्टेंटली रन बनाते जाएं, लेकिन आप जब इंडिया अंडर 19 खेलते हैं, विश्व चैंपियन बनते हैं, उसके बाद जब आप परफॉर्म करने लगते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जब वो ग्रेडेशन आपकी बेहतर होती है, अंडर 19 से आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्रवेश करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में करने के बाद आप फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में आके जिस तरीके से यश ढूंढ ले, रन बनाया है, तो आपकी वो एक कहते हैं शॉर्टकट, और एक वो सीढ़ी जो है ना अलग छोटी हो जाती है। अब आपने इस किस्म के परफॉर्मेंसेस करने के बाद आपने मजबूर कर दिया कि सिलेक्टर्स को कि आप उनके बारे में सोचें। अगली बारी जब इंडिया ए का दौर होगा तो ओपनर्स की तलाश होगी, तो यश डुल का नाम जरूर वो जो है वो चर्चा में आएगा, और आना भी चाहिए। जब उन्होंने डेब्यू किया था तो दोनों इनिंग में 100 बनाया, उसके बाद ये परफॉर्मेंसेस, तो क्योंकि आपने जब भारतीय टीम में प्रवेश करना हो तो कहते हैं ना दरवाजा खटखटाइए मत, परफॉर्मेंस करके दरवाजा तोड़ दीजिए, और यही काम वो कर रहे हैं यश। चलिए, तो भारतीय टीम ने दरवाजा तोड़कर जीत भी हासिल की है, और अब दूसरा टेस्ट मैच यानी पिंक बॉल टेस्ट मैच बेंगलुरु में है, निखिल भाई बायो बबल में है, और अभी 2 दिन उनको रहना है मोहाली में बायो बबल में,
और उसके बाद चार्टर्ड प्लेन से वो निकलेंगे बेंगलोर और हम निकलेंगे दिल्ली की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति पी पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। ये खेल नीति का हमारा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा आप हर एपिसोड खेल नीति का सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Think Fast, Varun and Suchita discuss the rise of audio erotica and leadership dynamics at Indigo Airlines. Do you love board games? The Simplified Gang have a fun chat with Zain Memon, creator of the political strategy board game Shasan. On All Things Policy, the Takshashila folk analyze India's response to rare diseases on the occasion of Rare Diseases Day. On the Life Manifesto, Zarina explains the concepts of asexuality and aromanticism. And on the Musafir Stories, traveler Tanisha Guin explores West Bengal's hill station Mirik with Seth and Faiza. So, on a personal note, I wanted to let you all know that this week marks the 7th anniversary since I started IVM. I'm eternally grateful to the team we have here, especially Kavita Rajwade and Tejas Sringarpure, who have been here since the beginning. They've seen the struggles, our eventual acquisition by Pratilipi, and our continued struggles to make podcasting a large and thriving part of the media industry. We have the best hosts in the world, and I have to say that I'm so glad and so grateful that they have chosen to work with us. And finally, I'd like to say thank you to you, the millions of folks who have heard or watched our content. All I can say is, you ain't seen nothing yet. I hope you join us as we continue this journey. In the meanwhile, do follow us on social media. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform you're listening to. You can also check us out on YouTube. To get a list of all of our channels, you can go to ivmpodcast.com/YouTube, where you can go to all the channels. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: SBI Life Insurance, Bank of Baroda, Max Life Insurance, India Water Portal, and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु, क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं। क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो? मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं